तो अगर कैटाबॉलिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन तो क्या होगा? ये जो आपका पूरा रिजल्ट आया है ये क्यों आया है? अगर एयर टाइट नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाट इज द रोल ऑफ KOH इन दिस एक्सपेरिमेंट? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर चल रही है एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज जिसमें हम काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 10th एंड 12th दोनों ही बोर्ड्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के प्रिपेयर के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म भी करके देखे हैं, उनका रिजल्ट डिस्कस किया है और सारे एक्सपेरिमेंट्स के मॉक वाइवा क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं। तो पिछली वीडियोस आप ज़रूर जाकर देखना। आज की वीडियो है हमारी एक और एक्सपेरिमेंट की, जो है क्लास 10th बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट नंबर 26। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपेरिमेंट का हमारा एम क्या है। हमारा एम है टू स्टडी द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो रिलीज होती है, वही हमें आज अपने एक्सपेरिमेंट में देखना है। तो इसकी फटाफट से अब हम थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन हम सभी जानते हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाले रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो हो जाएगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। दो प्रोसेसेस होते हैं हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, एक तो होता है हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा होता है हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस। तो अगर कैटाबॉलिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन तो क्या होगा? इसमें जो बड़े कॉम्प्लेक्स बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में, सिंपल वंस में ब्रेक डाउन होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे सिंपल फॉर्म्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और वही होता है हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा? फूड के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे में सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इट इज ऑफ टू टाइप। अब रेस्पिरेशन के ये दो टाइप हमने डिस्कस कर लिए। आगे देखते हैं। अब आएंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि हमारे आज के एक्सपेरिमेंट में हम क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाला रेस्पिरेशन जो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मतलब क्या? ग्लूकोज, लीड्स टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड एनर्जी। अल्टीमेटली तो हमें एनर्जी ही चाहिए ताकि हमारी सेल्स यूज कर सके, इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। एनर्जी करेंसी क्या है ऑर्गेनिजम्स में? ATP है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही तो हमारी एनर्जी करेंसी है। तो जो हमारी एनर्जी बनती है ATP की फॉर्म में बनती है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी अराउंड अस अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन यूज होगी। Yeast and certain microorganisms and cells of skeletal muscles in our body undergo anaerobic respiration, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। तो हमें पता है जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं विग्रस एक्सरसाइज के टाइम पर, जो हमारी मसल्स होती हैं स्केलेटल मसल्स, वो क्या करती हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं। जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाती हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। तो इससे क्या होगा? जब विग्रस एक्सरसाइज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और सफिशिएंट ऑक्सीजन मसल्स तक नहीं पहुंच पा रही है उस फंक्शन के लिए, तो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ईस्ट और जो हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल्स हैं स्केलेटल मसल्स की, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट मोस्ट कॉमन क्या है? काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म में हमारा क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस एक्सपेरिमेंट, अब ये थ्योरी का पार्ट हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। वापस से चलते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट में। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स। अब दो तरीके से हम ये देख सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है।
तो आज के ये एक्सपेरिमेंट में मैं कराऊंगी आपको मेथड 1। एनसीईआरटी में आपको 2 मेथड दिए हैं इस सेम एक्सपेरिमेंट के, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। अगर आपको चाहिए कि आपको मेथड 2 भी करना है तो आप प्लीज मुझे बताना, मैं उसके वाइवा क्वेश्चंस के साथ में वो मेथड से भी ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको कवर करा दूंगी। आज की वीडियो में हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे एनसीईआरटी के मेथड 1 से। तो उसके लिए हमें मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए जर्मिनेटिंग ग्राम सीड्स, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, पेट्रोलियम जेली, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, सिंगल बोर कॉर्क, क्लीन डिलीवरी बेंट ट्यूब, अभी हम आगे देखेंगे, एक ट्यूब, स्मॉल टेस्ट ट्यूब, थ्रेड, मेजरिंग स्केल। तो ये सारे मटेरियल्स हमें चाहिए हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए। प्रोसीजर, अब आते हैं हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पर। 40 हमें जर्मिनेटिंग सीड्स लेने हैं एक कॉनिकल फ्लास्क में। Fix the cork to the mouth of the conical flask and with the help of a thread suspend the tube containing KOH solution। तो हमें क्या करना है, ये हमारा कुछ इस तरह से पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहेगा। तो आपकी ये है कॉनिकल फ्लास्क, आपको एक ट्यूब में KOH सॉल्यूशन लेना है। इसमें हमारे नीचे होंगे अप्रॉक्स 40 जर्मिनेटिंग सीड्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। वो हम देखेंगे कि कैसे होगा, कैसे पता चलेगा हमें। तो इसमें रहेगा, इसको हम थ्रेड से अटैच करके और इसके अंदर हम इस तरह से इसको डाल देंगे। यहाँ पर हमारी रहेगी कॉर्क, तो कॉर्क की हेल्प से हम इसको होल्ड करके रखेंगे। ये है हमारी डिलीवरी ट्यूब जो कि बेंट है। ये डिलीवरी ट्यूब हम यूज करेंगे और यहाँ बीकर में हमने लिया है पानी। तो आगे देखते हैं हम प्रोसीजर में हमें क्या लिखना है। तो प्रोसीजर में आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 40 जर्मिनेटिंग सीड्स लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में। फिक्स द कॉर्क टू द माउथ ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड सस्पेंड द ट्यूब कंटेनिंग KOH। उस ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या है, KOH सॉल्यूशन है। थ्रेड अटैच करके हमने उसको कॉर्क की हेल्प से अंदर रखा। अंदर प्लेस करने के बाद इंसर्ट वन एंड ऑफ अ क्लीन डिलीवरी ट्यूब in a conical flask through the cork. Dip the other end of the delivery tube in a beaker filled with water. ये मैंने आपको दिखाया कि इस तरह की जो हमारी डिलीवरी ट्यूब का सेटअप है, इस तरह का सेटअप मैंने आपको अभी दिखाया, जो कि है ये हमारी जो ट्यूब है, ये कॉर्क में स्पेस होता है, होल होता है, उसके थ्रू हमने इसको अंदर डाला। और जो दूसरा एंड है डिलीवरी ट्यूब का, वो गया बीकर में जिसमें पानी भरा हुआ है। There will be a rise of water level inside the delivery tube at the end, dipped in water due to capillary action. Mark the position of water level in the tube. This is the initial reading H1 of water level in the delivery tube. Mark the initial position of water level on the delivery tube with a sketch pen. तो आपको क्या करना है, जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट रेडी हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपका बन जाएगा, तो ये पूरा करने के बाद आपको इसकी इनिशियल वैल्यू नोट करनी है। और उसके बाद अगर ये वाटर लेवल जब कैपिलरी एक्शन से राइज होगा, जब ये ऊपर जाएगा, तो आपको फाइनल वैल्यू उसकी नोट डाउन करनी है और आपको देखना है कि कितना लेवल आपका राइज हुआ है। आगे चलते हैं अब हम। मेक द कॉनिकल फ्लास्क एयर टाइट बाय अप्लाइंग अ थिन स्मीयर ऑफ पेट्रोलियम जेली। ये हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी किया था कि उसमें से कुछ भी उसको एयर टाइट करने के लिए कॉर्क के साइड में हम क्या करेंगे, पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं, ताकि जो गैस इवॉल्व हो वो बाहर ना जाए। वो क्या हो, डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से जो हमारा पानी वाला बीकर है ना, वहां पर आए। गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बाय द जर्मिनेटिंग सीड्स डज नॉट लीक आउट। तो अच्छे से पेट्रोलियम जेली लगानी है और उसको कर देना है हमें एयर टाइट। Keep this setup undisturbed for about 45 minutes in a bright sunlight. Do you find any change in the water level? Yes, हमें मिलेगा देखने को कि जो हमारा water level होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। Inside the delivery tube about 45 minutes. Does it increase? Yes, it will increase. Note and record the final water level H2. H1 क्या था, हमारी इनिशियल वैल्यू थी। H2 क्या होगी, फाइनल वैल्यू होगी। वो हम मार्क करके रखेंगे। You have drawn lines on the delivery tube for recording the initial and final water levels. तो आपको एक ऐसा मार्कर ले लेना है और उससे आप मार्क करके रखेंगे आपकी इनिशियल वैल्यू जो थी वाटर की, और जब वाटर लेवल राइज हुआ तो फाइनल वैल्यू क्या आई। ऑब्जर्वेशंस, अब हम ऑब्जर्वेशंस देखेंगे।
Observe the position of the water level inside the delivery tube in the beginning of the experiment. जो starting में था हमारा, ये हमारा initial level है, and at the end of the experiment, और हमें end of the experiment क्या देखने को मिलेगा 45 मिनट्स के बाद, ये होगा हमारा फाइनल लेवल। तो ये दोनों ही आपको मार्क करके रखना है और नोट डाउन करके रखना है कि आपकी इनिशियल लेवल क्या था, इनिशियल वैल्यू क्या थी और फाइनल लेवल क्या आया। The duration of the experiment is the time during which the experimental setup is placed in bright sunlight। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट, ये जो 45 मिनट है, इस पूरे सेटअप को हमें ब्राइट सनलाइट में परफॉर्म करना है ताकि जो रेस्पिरेशन हो वो अच्छे से हो। हमने जर्मिनेटिंग सीड्स लिए हैं, वह उनमें ही एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो हमारा वाटर लेवल राइज होगा और आपको इनिशियल एंड फाइनल लेवल मार्क करके रखने हैं। रिकॉर्ड द चेंज इन वाटर लेवल इन द डिलीवरी ट्यूब। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये आपकी डिलीवरी ट्यूब में पहले इतना पानी होगा, उसके बाद ये ऊपर जाके इतना हो जाएगा। तो ये दोनों आपको मार्क करके रखना है। इतना वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया है, किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी वो यहाँ से जाके इसके पानी को, यहाँ पर जो वाटर लेवल था स्टार्टिंग में, इसको इंक्रीज कर देगी। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट एंड डिस्कशन वाले सेक्शन में आप क्या लिखेंगे। एनालाइज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड गिव रीजंस फॉर द रिजल्ट ऑब्टेन। तो जो भी आपका रिजल्ट आया है, ये जो आपका पूरा रिजल्ट आया है, ये क्यों आया है, क्या रिजल्ट आया है और क्यों आया है, वो आपको अपने रिजल्ट एंड डिस्कशन वाले सेक्शन में प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है। तो वही आप ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करना है आपको? पहले तो पूरा आपको ये बताना है कि आपका ये वाटर लेवल इंक्रीज होगा डिलीवरी ट्यूब में, आपकी इनिशियल लेवल क्या है, आपका फाइनल लेवल जो H2 है, ये है H1, ये है हमारा H1 और ये है हमारा H2। वाटर लेवल हमारा इतना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर आप मार्क करके रखेंगे कि पहले इतना था और अब इतना हो गया है। कितना आया है और क्यों आया है? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन से यहाँ से निकली है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, और क्योंकि इसको तो हमने पेट्रोलियम जेली लगा के, कॉर्क लगा के बिल्कुल एयर टाइट कर दिया था, तो जो गैस है वो इससे ट्रैवल करके, इसके थ्रू वो यहाँ पर कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और जब वो प्रेशर बनेगा, जब वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ये जो वाटर लेवल है ये डिलीवरी ट्यूब में ऊपर की साइड चला जाएगा, यानी कि यहाँ से बढ़ के ये यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। यही आपको रिजल्ट में बताना है। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं एक्सपेरिमेंट को अगर आप करते हैं तो? एंश्योर दैट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज एयर टाइट। अगर एयर टाइट नहीं होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगी, तो रिजल्ट्स हमारे एक्यूरेट नहीं आएंगे, क्योंकि अगर लीक हो गई तो वहां पर तो वाटर लेवल हमारा उतना राइज नहीं हो पाएगा, हो सकता है राइज ही ना हो। तो हमें अच्छे से उसको एयर टाइट करके रखना है। KOH is corrosive, handle it carefully। जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कोरोसिव है, उसको आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना है। इतने से हैं आपके प्रिकॉशंस। अब आते हैं हम हमारे वाइवा क्वेश्चंस, जो मॉक वाइवा क्वेश्चंस हैं उसे देखते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ KOH इन दिस एक्सपेरिमेंट। KOH हमने पहले एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज किया है, आप पिछली वीडियोस भी देखना, और उसमें भी मैंने आपको बताया था KOH का क्या फंक्शन है। KOH हमने डाला क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन तो जर्मिनेटिंग सीड्स में हो रहा है, बट हमने जो ट्यूब है उसमें KOH भी तो लिया था, तो वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है एयर से इनसाइड द सेटअप। दिस एंश्योर्स दैट एनी डिक्रीज इन एयर वॉल्यूम इज ड्यू टू ऑक्सीजन कंजम्पशन ड्यूरिंग एस्पिरेशन, नॉट CO2 एक्यूमुलेशन। तो जो भी एयर वॉल्यूम डिक्रीज हुई है वो ऑक्सीजन के कंजम्पशन से हुई है। जो KOH है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रख लेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन वी से दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पायर, वेयर एग्जैक्टली इज द प्रोसेस अकरिंग। एग्जैक्टली कहाँ पर हो रहा है वो प्रोसेस? तो वो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। जो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, where glucose is broken down to release energy in the form of ATP। तो जो हमारे पावर हाउसेज ऑफ सेल हैं उसमें हमारा रेस्पिरेशन होता है और उसमें बनते हैं ATP, मतलब एनर्जी जो बनती है ATP के फॉर्म में वो यहीं पर बनती है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू वी यूज जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड क्यों यूज कर रहे हैं?
because they are actively growing and require more energy which makes them undergo a higher rate of respiration। क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में है, हायर रेट है रेस्पिरेशन का, एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं, तो इनको ऑक्सीजन क्या होती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हमने ये जर्मिनेटिंग सीड्स लिए हैं। प्रोड्यूसिंग मेजरेबल रिजल्ट्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो जर्मिनेटिंग सीड्स क्या हैं, हमारे अच्छे से एरोबिक रेस्पिरेशन हो, हाई रेट हो, एक्टिवली वो ग्रो कर रहे हैं, एक्टिवली वो रेस्पायर करते हैं, तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, हमारे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो इसके लिए हम इनको जर्मिनेटिंग सीड्स हमने लिए हैं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये पूरा एक्सपेरिमेंट, इसकी थ्योरी, आपको रिजल्ट में क्या बताना है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर ये प्रैक्टिकल आता है तो आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है, जिसमें आप सबसे पहले बताएंगे एम, उसके बाद आपकी थ्योरी, जिसमें आप पूरा थ्योरी का पूरा सेक्शन एक्सप्लेन करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, कितनी तरह के रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। उसके बाद आपको इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी मटीरियल चाहिए आप वो एक लिस्ट बना के पूरा लिखेंगे। उसके बाद आएंगे आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पर, वो भी आपको नंबरिंग में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आप पूरा प्रोसीजर बताएंगे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, कैसे हुआ, क्या हमें मिला, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे कि उसके बाद अपना पूरा रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला सेक्शन लिखेंगे, जिसमें आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया था और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है कैसे हुई, कैसे उसने वाटर लेवल, आपकी क्या रीडिंग्स आई हैं, वाटर लेवल कैसे राइज हुआ, सब कुछ आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे अपने रिजल्ट वाले सेक्शन में। रिजल्ट एंड डिस्कशन के बाद आपका ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है पूरा। उसके बाद आपको बस आंसर करना है एग्जामिनर के क्वेश्चंस को। तो अगर आपको और मॉक वाइवा क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हो तो आप उसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सपेरिमेंट के साथ।